So, hi everyone, welcome back. This is chapter number 13 of ICSE Class 10 Economics, and now we are moving to a new segment and a new chapter which is inflation. तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, आइए इसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं. ठीक है, स्क्रीन पे जो जो मार्किंग दिख रही है वो भी आप अपने साथ साथ में करते चलना. ठीक है, नाउ पे वेरी केयरफुल अटेंशन. इन्फ्लेशन क्या होता है उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं. इसमें बहुत बार स्टूडेंट्स कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करते हैं, दे लूज मार्क्स. Whether you get to write the definition or they ask you this thing in the case study or in true false या fill in the blanks, अगर आप कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करोगे तो आप समझोगे नहीं. देखो, इन्फ्लेशन पहला बात क्या होता है, वो जो मैंने रेड में मार्क कर दिया है, इन्फ्लेशन इज बेसिकली अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस एट अ फास्ट पेस. अब देखो यहाँ क्या क्या मेन बात पे ध्यान दिया जा रहा है. सबसे पहले इट इज अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइस, मतलब प्राइस अभी भी बढ़ रहे हैं. इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी या कंटिन्यूअस सिचुएशन. अभी प्राइस ऐसा नहीं है कि प्राइस हाई पे पहुंच गया. नो, प्राइस इज राइजिंग. एक होता है हाई, तो पहले से हाई है, दैट्स नॉट इन्फ्लेशन. एक होता है राइज, राइजिंग प्राइस को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन. अच्छा, क्या थोड़ा बहुत राइज होने से होगा? नो, द राइज हैज टू बी सब्सटैंशियल. सब्सटैंशियल मतलब क्वांटिटी वाइज भी अच्छा खासा राइज होना चाहिए. प्राइस में थोड़ा बहुत राइज होने से नहीं चलेगा. 100 रुपीज का चीज अगर 102 रुपीज का मिल रहा है, दैट्स नॉट अ बिग थिंग. 100 रुपीज का चीज अगर 140 रुपीज का हो गया, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. तो राइज हैज टू बी सिग्निफिकेंट, राइज हैज टू बी ऑफ अ बिग अमाउंट, सब्सटैंशियल राइज होना चाहिए. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द राइज हैज टू बी कंटिन्यूअस. ठीक है, वो एक बार प्राइस बढ़ गया, 5 साल में एक बार प्राइस बढ़ गया, दैट्स नॉट इन्फ्लेशन. कंटिन्यूअसली, जैसे कभी कभी होता है ना मार्केट में, सब्जियों के दाम बढ़ते ही जाते हैं, मतलब ईयर आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ, मंथ आफ्टर मंथ महंगे होते चले जाते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन. इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, इट कांट बी फॉर अ वेरी लिमिटेड या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं चलेगा. तो इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं महंगाई. इन्फ्लेशन मीन्स अ सिचुएशन या फिर अ स्टेट of rising prices. Price has to be rising continuously, वो होता रहना चाहिए. थोड़े बहुत? No, it has to be significant, it has to be substantial. For a small period? No, it has to be for a longer period. Persistent, persistent का मतलब होता है continuous. यहाँ पे आप एक वर्ड देखोगे, persistently लिखा है ना. persistently का मतलब क्या होता है? persistently का मतलब होता है regularly, continuously. ठीक है, इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, इट हैज टू बी विद सम रेगुलरिटी. नेक्स्ट, आपको 3 डेफिनेशन पढ़ने को बोला है. होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, रिटेल प्राइस इंडेक्स जिसे RPI कहते हैं, या इसका एक और नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI भी कहते हैं. तो देखो, बेसिकली प्रोड्यूसर इज द वन हु इज गोइंग टू सेल द गुड्स. अब प्रोड्यूसर का गुड्स पहुंचता है होलसेल मार्केट में. ठीक है, तो होलसेल मार्केट में जो रेट चल रहे हैं उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस. समझ रहे हो? प्रोड्यूसर से गुड्स आता है होलसेल मार्केट में, होलसेल मार्केट से गुड्स जाता है रिटेल मार्केट में, एंड रिटेल मार्केट में द गुड्स इज परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर्स. हम लोग कहां से खरीदते हैं? हम लोग रिटेल मार्केट से खरीदते हैं. सो होलसेल मार्केट में जो दाम चल रहा है, जो प्राइस होलसेल मार्केट में चल रहा है, उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस. अगर इसमें इन्फ्लेशन आ गया, इसमें बहुत बड़ा प्राइस में राइज आ गया, तो हम कहेंगे होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन. ठीक है, ओके. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है? वो बेसिकली यहाँ का प्राइस मेजर करता है. होलसेल मार्केट में क्या रेट चल रहा है, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. यहाँ पे महंगाई आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे होलसेल मार्केट में इन्फ्लेशन है. सेकंड आता है रिटेल प्राइस इंडेक्स. तो यहाँ पे जो दाम चल रहा है, जो एंड कंज्यूमर पे करेगा, जब मैं और आप जो पे करेंगे वो यहाँ पे करते हैं, इसे, इसके प्राइस को हम लोग कहते हैं रिटेल प्राइस. ठीक है ना, रिटेल प्राइस. या फिर इसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हो. यहाँ पे 3 नेम्स वो लोग बोल रहे हैं, और भी नाम से बता सकते हो. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इसी को बोलते हैं. रिटेल प्राइस इंडेक्स जो मैंने नाम यूज किया था वो भी इसको बोलते हैं. प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स, 3-4 नाम है इसके, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो ये बेसिकली रिटेल मार्केट में जो दाम चल रहा है उसे कहते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है, और जनरली किन गुड्स को लेकर हम लोग ये प्राइस डिसाइड करते हैं उसका यहाँ पे नीचे एग्जांपल गिवन है, आप 1-2 याद कर सकते हो. यहाँ से सिर्फ मीनिंग ओनली पूछेगा. देन कम्स फूड बास्केट. फूड बास्केट का भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए.
फूड बास्केट क्या होता है? देखो, जब हम लोग कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ रही है, न्यूज चैनल्स में बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, बहुत बार लोकल में लोग बात करते हैं कि ओ माय गॉड, देयर इज लॉट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट बढ़ रहा है, हर चीज का कॉस्ट बढ़ रहा है, फूड इतना महंगा हो गया। सो व्हाट डू यू मीन बाय फूड? क्या सारे फूड्स इसमें काउंट करते हैं? नो, वी काउंट ओनली दोज गुड फूड विच आर आइटम्स ऑफ डेली कंजम्पशन। ठीक है, जैसे राइस हो गया, दाल हो गया, मैदा हो गया, आटा हो गया, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में भी कॉमन फ्रूट्स जो हो गए, जो डेली बेसिस पे कंज्यूम किए जाते हैं, तो उनको काउंट किया जाता है। सो व्हाट इज फूड बास्केट? इन शॉर्ट, फूड बास्केट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन डे टू डे फूड आइटम्स। आप लिख सकते हो, ठीक है? फूड बास्केट इज अ कलेक्शन ऑफ common day to day food items which are consumed by individuals like us on a regular basis. अब अगर इसकी दाम बढ़ रही है तो उसे हम कहेंगे फूड इन्फ्लेशन। तो फूड इन्फ्लेशन में सबको नहीं काउंट करते। पिज्जा बर्गर के दाम बढ़ रहे हैं, वो फूड इन्फ्लेशन में नहीं काउंट होगा, बिकॉज वो डेली कंज्यूम करने वाली चीज नहीं है, और गांव में तो कोई भी नहीं खाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज आइटम्स जो डेली कंज्यूम होता है एंड ऑलमोस्ट बाय एवरीवन। तो फूड इन्फ्लेशन हो रहा है या नहीं, इसके लिए हम लोग कुछ कॉमन फूड आइटम्स को देखते हैं। उन फूड आइटम्स को टुगेदर वी कॉल फूड बास्केट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये टॉपिक फिर नेक्स्ट वाला नहीं है, इसको छोड़ देना। टॉपिक नंबर 3, डायरेक्टली कम टू टॉपिक नंबर 4 विच इज द स्टेजेस। अच्छा, इसको ना टाइप्स को काट देना, टाइप्स नहीं बोलते, इसको बोलते स्टेजेस। दिस इज कॉल्ड स्टेजेस। सर टाइप्स का अगर पूछ दिया तो क्या बताएंगे? देखो, टाइप्स अगर पूछा ना तो आप टॉपिक नंबर 5 बताओगे। ये देखो, टॉपिक नंबर 5 जो है ना, ये कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल, इसको बोलते हैं टाइप्स। दिस इज टाइप्स। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन अगर एग्जाम में पूछता है, वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो आप ये डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश बताओगे। स्टेजेस अगर पूछता है तो स्टेजेस के 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो स्टेजेस ये है, ये टाइप्स नहीं है। दीज आर नॉट कॉल्ड टाइप्स, दीज आर स्टेजेस। 4 स्टेजेस में इन्फ्लेशन होता है। देखो, बहुत सिंपल सिंपल है, इसको आपको याद रखना है फिगर्स के साथ। आइए, देखो, सबसे पहला होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब वेरी स्लो। अभी इन्फ्लेशन मतलब उतना परेशान नहीं करेगा, इट इज वेरी स्लो राइट नाउ। 2% दाम बढ़ रहे हैं हर साल एनुअली। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सबका एनुअली, मतलब पूरे साल में कितना रेट बढ़ा? 2%। दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई भी मैनेज कर लेगा। 2% इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, बट क्रीपिंग के जगह अगर वॉकिंग हो गया, वॉकिंग मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा है, ठीक है ना, मॉडरेट हो गया है, इट्स नॉट वेरी स्लो एनी मोर। क्रीपिंग कौन करता है? वो स्नेल होता है ना, एकदम धीरे 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 चलता है, उसकी बात हो रही थी। अभी वॉकिंग, वॉकिंग में थोड़ा तो स्पीड बढ़ेगा, कितना? 3 to 6%। तो कुछ लोगों को अब थोड़ा बॉदर होगा, ठीक है, नॉट एवरीवन, बट जो पुअर क्लास के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको थोड़ा टेंशन होगा, बिकॉज अर्लियर दे वर पेइंग 100 रुपीज, नाउ दे आर पेइंग 106 रुपीज। किसी किसी के बैंक पे असर पड़ता है, ठीक है। देन आता है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर मिडिल क्लास नाउ। ठीक है, रनिंग इन्फ्लेशन से बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा। लोअर वाले तो पहले से परेशान थे, अब मिडिल क्लास भी परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे रेट जो होता है 10 to 20% बढ़ सकता है। आपके स्कूल की फीस जो होती है, बढ़ाते हैं ना वो लोग थोड़े थोड़े टाइम पे, 10% बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, तो ये होता है रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो दैट्स रनिंग इन्फ्लेशन एंड दिस इज गोइंग टू अफेक्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड लास्टली वी हैव हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब एकदम बुलेट ट्रेन की तरह इन्फ्लेशन भागेगा। पाकिस्तान में करंटली ये सिचुएशन है, ठीक है। इवन श्रीलंका में काफी ये सिचुएशन है, जहां पे रेट्स 20% से लेके ट्रिपल डिजिट में भी 100% भी बढ़ सकता है। 100% का मतलब एकदम डबल हो गया था। जो चीज पहले 5,000 का आ रहा था, अभी वो 10,000 का आ रहा है। एकदम ही डबल हो गया, पूरा 100% राइज। इट कैन बी मोर देन 100 ऑल्सो। ठीक है, तो कंट्रीज लाइक श्रीलंका हैज फेस्ड दिस सिचुएशन रिसेंटली। पाकिस्तान इज फेसिंग इन सर्टेन आइटम्स, दे आर आल्सो फेसिंग दिस सिचुएशन। ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे देश है, कोविड के बाद मेनी कंट्रीज हैव नॉट येट रिकवर्ड। उन सब देशों में ये सब चल रहा है, ठीक है। तो दैट्स हाइपर इन्फ्लेशन। एक बार के लिए आप यहां तक कंप्लीट कर लो, उसके बाद चैप्टर में आगे चलना। All right, next we are moving to the two types of inflation and the two types are, जैसा कि आपको नाम दिख रहा होगा, एक है डिमांड पुल, दूसरा है कॉस्ट पुश। तो अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इसका मतलब। देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? लेट मी चेंज द कलर। यस, व्हाट इज डिमांड पुल? देखो, जब मार्केट में डिमांड
इज ग्रेटर देन सप्लाई, समझ रहे हो? मतलब मार्केट में सिर्फ 10 गुड्स मिल रहे हैं, सप्लाई इज ओनली 10, मतलब सेलर्स आर ओनली ऑफरिंग 10 गुड्स, बट द डिमांड इज 30। मतलब बायर्स कितने हैं? बायर्स है 30, बट सेलर्स आर ओनली सेलिंग 10। तो ऐसे सिचुएशन में देखो सेलर्स को पता है कि मार्केट में एक्सेस डिमांड है, तो सेलर्स क्या करेंगे? अब दाम बढ़ा देंगे, बिकॉज उनको पता है कि प्राइस बढ़ाएंगे, कुछ बायर्स अगर चले भी जाए, कुछ डिमांड अगर कम भी हो जाए, तो भी तो 30 है ना, 30 में से कितना कम हो जाएगा, तो उनका गुड्स तो महंगे में बिक जाएगा। सो दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द सेलर्स टू सेल एट अ हायर प्राइस, बिकॉज द गुड्स आर इन शॉर्टेज राइट नाउ। गुड्स अभी क्या है? शॉर्टेज में है। देर आर ओनली 10 यूनिट्स अवेलेबल एंड 30 बायर्स वांटिंग टू बाय, so this gives an opportunity to sell at a higher price। आइए हम लोग कुछ कॉजेज देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 3 कॉजेज मैं करा रहा हूं, आपको करना है और कर लेना, ठीक है। सबसे पहला कॉज है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। यस, द फर्स्ट कॉज इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो अगर आरबीआई, जो कि हमारे कंट्री में नोट प्रिंटिंग करती, अगर आरबीआई ज्यादा नोट प्रिंट कर दे, ज्यादा मार्केट में मनी सप्लाई कर दे, जितना का प्रोडक्ट नहीं है उससे ज्यादा मार्केट में पैसा घूम रहा है, तो क्या होगा? लोग खरीदने को आ जाएंगे, मार्केट में है ही नहीं प्रोडक्ट, एंड पीपल आर विलिंग टू बाय बिकॉज एवरीवन हैज लॉट ऑफ मनी। तो इसीलिए नोट प्रिंटिंग का भी ना एक फॉर्मूला होता है। मतलब नोट प्रिंटिंग ऐसा नहीं कि बस कितना भी पैसा छाप दो और मार्केट में ले जाओ, प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में, पैसे का करोगे क्या? सो पैसे हमेशा उतने ही प्रिंट करने चाहिए, पैसे हमेशा मार्केट में उतने ही सप्लाई करने चाहिए जितने के मार्केट में प्रोडक्ट्स हो, अदरवाइज इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। सो व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? देखो, आपने इनकम कमाया, मान लो आप जॉब करते हो और जॉब करके आपने इनकम कमाया 1 लाख रुपीज एवरी मंथ, इसमें से आपने टैक्स दे दिया। टैक्स कितना दिया? लेट्स से आपने 20,000 रुपीज टैक्स दे दिया, तो 20,000 इज योर टैक्स। बचा कितना? 80,000 रुपीज। दिस 80,000 रुपीज इज योर डिस्पोजेबल इनकम। मतलब इसे आप डिस्पोज कर सकते हो, इसे आप खर्च कर सकते हो। आप पूरा 1 लाख नहीं खर्च कर सकते थे, बिकॉज उसमें आपको टैक्स देना पड़ता। तो सारा कंपलसरी पेमेंट कर लेने के बाद, टैक्स पेमेंट और भी कुछ इधर उधर के पेमेंट करने हैं, तो जो कंपलसरी पेमेंट है, कंपलसरी पेमेंट कर लेने के बाद जो हमारे हैंड में बचता है, हमारे हैंड में कितना बचा? 80,000 रुपीज वॉज लेफ्ट। दिस 80,000 रुपीज इज डिस्पोजेबल इनकम। अब अगर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाए, मान लो टैक्स रेट कम हो गया, सरकार ने गिफ्ट दिया देश को, सरकार ने बोला टैक्स कम लगेगा, 20,000 की जगह ओनली 5,000 लगेगा, तो 95,000 हमारे हाथ में बच जाएगा। सो इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम विल मीन मोर डिमांड। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है बिकॉज देयर इज मोर डिमांड। एंड लास्ट आप पिक कर सकते हो इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारे देश की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है एंड इट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई रेट। तो मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर पीपल, एंड मोर पीपल विल मीन मोर डिमांड। तो इससे भी डिमांड बढ़ जा रहा है, और डिमांड बढ़ जाने से देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेलर्स टू सेल एट अ हाई प्राइस। 3 पॉइंट काफी है, आप चाहो तो एक दो और कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखते हैं। तो व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट, मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस, प्रोडक्ट को तैयार करने में जो आपको खर्चा लगा। जैसे आपने एक फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर बनाने के लिए आपको मटेरियल लगा होगा, वुड। फर्नीचर बनाने के लिए आपको कारपेंटर, एक लेबर लगा होगा, ठीक है। कुछ अदर कॉस्ट लगे होंगे, जैसे मटेरियल आप लाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा। सो इन सब में जब महंगाई हो जाती है ना, तो हमारा फर्नीचर ऑटोमेटिकली महंगा बन जाता है, ठीक है। तो यहीं पे वही सब बोला है, देखो पॉइंट नंबर 1, राइज इन वेजेस। जो लेबर था, लेबर पहले 500 रुपए में फर्नीचर बना देता था, अब वो लेबर बोल रहा है 700 में बनाऊंगा, तो उससे मेरा फर्नीचर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब फर्नीचर का कॉस्ट बढ़ेगा तो मैं तो कस्टमर को सस्ता में नहीं दूंगा ना, मैं फिर प्राइस बढ़ा दूंगा, इससे महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज अबाउट मटेरियल्स। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए हमें वुड लगेगा, तो वुड हम लोग पहले खरीदते थे 1,000 रुपीज का, अब वुड मिल रहा है 1,200 रुपीज का। सो मटेरियल हमें कॉस्टली पड़ेगा, तो हम कस्टमर को भी कॉस्टली बेचेंगे, तो महंगाई इससे भी बढ़ेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज हायर टैक्सेस। अगर सरकार जीएसटी बढ़ा दे, सरकार अगर जीएसटी बढ़ा दे मटेरियल्स पे, तो पहले जो मटेरियल 2,000 का मिल रहा था वो अब 2,500 का मिलेगा। इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द टैक्स, वी हैव टू स्पेंड मोर टू बाय द मटेरियल्स, वी हैव टू स्पेंड मोर टू मेक द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ही महंगा बनेगा, तो प्रोडक्ट फिर महंगा बिकेगा भी।
So this will increase again the market price. ठीक है? So now we are going to see the effects of inflation on production. तो प्रोडक्शन पे क्या क्या इफेक्ट होता है ये देखते हैं. सबसे पहला मिस एलोकेशन. मिस एलोकेशन मतलब रॉन्ग एलोकेशन, रॉन्ग यूज ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस क्या होगा, सेलर्स क्या करेंगे, देखो कंज्यूमर्स के लिए इन्फ्लेशन इज अ बैड थिंग, बट सेलर्स एंजॉय इट बिकॉज सेलर्स को तो ज्यादा दाम मिल रहा है ना. सो व्हाट सेलर्स विल डू, सेलर्स विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल गुड्स and they will divert to non-essential goods which are luxuries in nature so that they will earn more profit. तो sellers क्या करेंगे, जहां ज्यादा दाम मिल रहा है वहां चले जाएंगे, even though that is not very essential, वो फिर भी वहां चले जाएंगे क्योंकि वहां दाम ज्यादा मिल रहा है. इससे लोगों की सेविंग्स भी कम हो जाएगी. पॉइंट नंबर 2 इज रिडक्शन इन सेविंग्स बिकॉज लोग ज्यादा खर्च करेंगे. बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन पीपल आर स्पेंडिंग मोर, सो पीपल आर सेविंग लेस. एंड इफ लेस सेविंग होगा तो लेस इन्वेस्टमेंट होगा. चैप्टर 1 में हमने देखा था इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस सेविंग्स पे डिपेंड करता है. इफ सेविंग्स इज लेस, इन्वेस्टमेंट विल बी लेस. डिस्करेजेस फॉरेन कैपिटल. तो फॉरेन से भी कोई इंडिया में पैसा नहीं लगाएगा. फॉरेन कंपनीज वोंट कम टू इंडिया बिकॉज इंडिया में अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो चीजें यहाँ पे महंगी मिलेगी, रॉ मटेरियल्स यहाँ पे महंगे मिलेंगे, लोगों को यहाँ पे ज्यादा सैलरी रिक्वायर्ड होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो फॉरेन कंपनीज वोंट कम हियर विद देयर कैपिटल, विद देयर मनी, they won't come here. Hoarding start हो जाएगा. What is hoarding? Hoarding is basically wrongly stopping the goods. मार्केट में जो फ्लो ऑफ गुड्स होता है उसको रोक देना, दैट इज होर्डिंग. तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में आते आते अचानक कहीं ब्लॉक हो जाएंगे. कुछ मार्केट के गुंडे लोग हैं जो मार्केट में गुड्स को आने नहीं देंगे. आर्टिफिशियली दे विल क्रिएट शॉर्टेज. क्या करेंगे वो लोग डिमांड को ज्यादा कर देंगे, सप्लाई को कम करवा देंगे. सप्लाई कम कैसे करेंगे, रोक देंगे गुड्स को, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन करवा देंगे फिर मार्केट में. और ज्यादा दाम हो जाएगा गुड्स का. पहले ही ज्यादा दाम है, अभी और ज्यादा हो जाएगा. एंड दिस इज व्हाट they will then start selling at more than MRP. That is called black marketing. Black marketing is basically selling the goods at more than MRP. तो पहले वो पैनिक क्रिएट करेंगे मार्केट में इस तरीके से. डिमांड तो पहले ही ज्यादा है, वो और शॉर्टेज कर देंगे मार्केट में, और डिमांड बढ़ेगा. पीपल विल बी रेडी टू पे एनीथिंग एट दैट टाइम. ठीक है, तो उस टाइम वो ब्लैक मार्केटिंग करेंगे. ब्लैक मार्केटिंग इज बेसिकली सेलिंग एट मोर देन एमआरपी. एंड लास्ट है फॉल इन क्वालिटी. यही है ना, पैनिक का सिचुएशन आ जाएगा मार्केट में. some people, not everyone, but some people will be ready to, जो अमीर लोग हैं वो तो कुछ भी पैसा देके खरीदेंगे. तो उस टाइम में क्या होता है, सेलर्स क्वालिटी गिरा देते हैं प्रोडक्ट के. उनको पता है यार कुछ भी बेचो आराम से बिकेगा. दे डोंट हैव टू सेल क्वालिटी प्रोडक्ट्स. कंपटीशन खत्म उस टाइम. दे विल सेल एनीथिंग, एनी क्वालिटी टू एनीबॉडी. तो दीज आर ऑल नेगेटिव पॉइंट्स. ठीक है, इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, ऑल नेगेटिव पॉइंट्स है. देन हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें आपको सब नहीं करना है. ठीक है, यू डोंट हैव टू एवरीथिंग, यू हैव टू डू ओनली 2 थिंग्स. 2 पॉइंट्स करना है. सिलेबस में बोला है फिक्स्ड इनकम, मतलब ये वाला फिक्स्ड इनकम वालों का, एंड नेक्स्ट बिजनेस वालों का. 2 ही चीज करना है, 2 ही पॉइंट करना है. ठीक है, बाकी सिलेबस में नहीं है. ये पॉइंट नंबर, ये वाला आप काट सकते हो सीधा. पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3. ठीक है, बाकी पॉइंट नंबर 4 ऑनवर्ड्स भी आप कट कर सकते हो. ओनली 2 एंड 3 करना है. इसमें से एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है डिस्ट्रीब्यूशन में. देखो, जो सैलरी वाले लोग हैं, जो जॉब वाले लोग हैं, जैसे आपके पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं, वो फिक्स्ड इनकम कमाते हैं, तो इन्फ्लेशन उन पे क्या इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है. अगर आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, वो एवरी मंथ एक फिक्स सैलरी कमा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन विल पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देम. बिकॉज इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रहा है मार्केट में, बट उनका सैलरी नहीं बढ़ रहा है. उनका सैलरी बढ़ भी रहा है तो बहुत स्लोली बढ़ रहा है. यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 पॉइंट मार्क कर दिया है. सो ऐसे लोग ना फंस जाते हैं इन्फ्लेशन में, बिकॉज दे आर गेटिंग फिक्स्ड इनकम and market is not remaining fixed, market is becoming costly. Even if the salary is increasing, the salary is not increasing at a high rate, but inflation is increasing at a high rate, prices are increasing at a high rate. So इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है. they suffer during inflation. बट जो बिजनेस कम्युनिटी, अब आपके पेरेंट्स अगर बिजनेस करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि प्राइस तो कंज्यूमर पे करेगा, बट बिजनेसमैन को तो प्राइस मिलता है. बिजनेसमैन तो प्राइस के रिसीवर्स है, कंज्यूमर्स आर पेइंग.
बट बिजनेसमैन आर रिसीविंग, इनके लिए पॉजिटिव हो जाता है। इनका क्या होता है, जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, उन्होंने पहले से गुड्स ला के रखे हैं और अब मार्केट में दाम बढ़ गया तो गुड्स तो पहले से ला के रखे थे, अब मार्केट में दाम बढ़ गया तो ज्यादा दाम में बेचेंगे, हो गया प्रॉफिट। इनको क्या है ना, प्रॉफिट हो जाता है, इनको फायदा हो जाता है, ठीक है। द प्राइसेस राइज फास्टर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको जो प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लग रहा है वो उतना नहीं बढ़ रहा है, बट मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, देयरफॉर यू आर गेटिंग मोर मनी, तो आपके लिए अच्छा है। ये लोग जनरली बोरोड मनी पे काम करते हैं, तो व्हाट दे डू, दे बोरो मनी, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, बोरो करते हैं, लोन पे काम करते हैं, और अपना पैसा से एसेट खरीद के रखते हैं। दे बाई लैंड, दे बाई बिल्डिंग्स, दे बाई गोल्ड, अपने पैसे से एसेट खरीदते हैं और बिजनेस करते हैं बोरोड पैसे से। फिर जब इन्फ्लेशन होता है तो जो लैंड खरीदा था उसका दाम बढ़ गया, जो बिल्डिंग खरीदा था उसका दाम बढ़ गया, जो सोना चांदी खरीदा था उसका दाम बढ़ गया, तो अपना पैसा ये लोग लगा के रखते हैं एसेट्स पे, एंड इन्फ्लेशन के टाइम में इनका वैल्यू राइज होता है। बिजनेस किससे करते हैं, बोरोड मनी से, वो पैसा फिर वापस भी कर देते हैं और अपना पैसा एसेट में लगा के रखते हैं, इन्फ्लेशन के टाइम में उसका दाम बढ़ जाता है, ये बैठे बैठे अमीर हो जाते हैं। तो यार लिखा ना, रिच गेट्स रिचर, ऐसे ही रिच गेट्स रिचर, रिच पीपल आर गेटिंग रिचर बिकॉज वो अपना पैसा एसेट में लगा के रखते हैं। बिजनेस तो वो लोन के पैसे पे करते हैं, अपने पैसे से नहीं करते। सो दैट्स इट, दिस इज अ चैप्टर, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैप्टर को शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को शेयर करना, ठीक है। एंड डू लाइक दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, इसका भी आप एक फीडबैक वीडियो में बता सकते हो। वी हैव जस्ट वन चैप्टर लेफ्ट इन दिस, इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।